गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। और हम कल जिस टॉपिक की बारे में बात कर रहे थे, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्लास 12th के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है, जिसके अंतर्गत हमने जो चर्चा की थी कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के अंदर आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए। संविधान निर्माताओं ने इन नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जगह देने के पीछे मुख्य उनका उद्देश्य यह था कि राज्य का जो रूप है लोक कल्याणकारी बनाया जाए, और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया है। और हमारे संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो भाग है वो भाग 4 है, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। फिर हमने नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की कि किन उद्देश्यों को लेकर के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के अंदर समाविष्ट किया गया है। तो उसके अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें कुछ उद्देश्य थे, जैसे राज्य है उसका रूप है वो लोक कल्याणकारी बनाने के लिए, साथ ही में समानता पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए, और साथ ही साथ में विकास के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध हो जाएं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया। और हम इन नीति निर्देशक तत्वों की हमने कल अध्ययन किया या चर्चा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमने अध्ययन की सुविधा के तौर पे हमने इन नीति निर्देशक तत्वों को लगभग 4 भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हमारे सामने हमने चर्चा कर ली थी। और फिर है आपका सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, और जो तीसरी हमने जो नीति निर्देशक तत्वों का तीसरा जो पार्ट बनाया था वो था पंचायती राज, प्राचीन स्मारक, न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। और जो अंतिम हमने जो इनका वर्ग बनाया था नीति निर्देशक तत्वों का वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। इन नीति निर्देशक तत्वों का हमने अध्ययन किया या चर्चा की। इसके बाद में हमने नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के बारे में हमने चर्चा की कि हमारे इनका इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में किस प्रकार से है, राज्य के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत ये शासन के लिए, सरकार के लिए, शासन के लिए इन्होंने एक नियमावली आचार संहिता प्रस्तुत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है नीति निर्देशक तत्वों का। और जो दूसरी इनके महत्व की बात निकल करके आती है वो है लोक कल्याणकारी, जो राज्य की जो रूपरेखा प्रस्तुत करने में या राज्य का जो रूप है लोक कल्याणकारी बनाने में नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही में शासन के मूल्यांकन का या सरकार के मूल्यांकन का आधार भी है ये नीति निर्देशक तत्व। और जो संविधान के क्रियान्वयन में भी ये सहायक रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। साथ ही साथ में सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन के अंदर सहायक भी रहे हैं। आज हमारा जो इसका जो टॉपिक है यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। इसके बाद में जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमने ये इतनी चर्चा की है, इसके परिणाम स्वरूप जो नीति निर्देशक तत्वों को हमने क्रियान्वयन किया है हमारे संविधान के अंदर जब लागू हुए, तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने क्या क्या बातें निकल कर के आई, इनके उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व। अब बात आती है, हमारा आज का टॉपिक रहेगा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्वों के नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण
उदाहरण, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब वो उदाहरण कौन कौन से हैं जिसके अंदर हमने एक दो उदाहरणों की हम पहले चर्चा कर चुके हैं कल, और जिसके अंतर्गत दो उदाहरण हैं कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक तो है भूमि सुधार, दूसरा हमने जिस उदाहरण की चर्चा की वो था पंचायती राज और पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। आज जो हमारा तीसरे बिंदु से हम चालू करेंगे जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं आर्थिक विकास के लिए जो हम 5 साल की जो पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे देश के अंदर क्रियान्वयन की गई हैं, योजना आयोग का निर्माण करके देश के आर्थिक विकास के लिए 5 साल के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं उनके क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है नीति निर्देशक तत्वों की। तो इस प्रकार से देश के आर्थिक विकास के लिए जो नियोजन की प्रक्रिया या प्लानिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए हमारे देश के अंदर कौन से आयोग की स्थापना की है? योजना आयोग की। योजना आयोग, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इस आयोग का उद्देश्य यह था कि देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, जो आगामी समय के लिए देश के आर्थिक विकास के सूत्रधार के रूप में इनको सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके और उसकी जगह योजना आयोग का स्थान है वो किसने ले लिया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने, इसका जो निर्माण हुआ है नीति आयोग का वो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का जो निर्माण किया गया है नीति आयोग का, जिसके अंतर्गत जो ये देश के लिए आर्थिक विकास के रूप में कार्य करेगा नीति आयोग, जो योजना आयोग के स्थान पे इसको शामिल किया गया है। इसके अंदर भी हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर आता है अगला, इसका जो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में हमारा आता है कमजोर वर्गों का कल्याण। कमजोर वर्गों का कल्याण, ये भी एक उदाहरण है। कमजोर वर्गों का कल्याण नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो हमारे कमजोर वर्ग हैं उनके उत्थान के विकास, उत्थान के प्रयास किए गए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके परिणाम स्वरूप जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या कोई पिछड़ा वर्ग है तो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए गए। और साथ ही साथ में जो हमारी जो ये पिछड़े जो वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के अंदर कौन सी संस्थाएं? प्रतिनिधि
कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिनिधि जो संस्थाएं हैं, इनके अंदर आरक्षण की जो अवधि है वो 95वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रतिनिधि संस्थाओं में किनके लिए, प्रतिनिधि संस्थाओं में SC/ST/ पिछड़े वर्गों, इनके उत्थान के लिए प्रतिनिधि संस्थाओं में 95वें संविधान संशोधन 95वें संविधान संशोधन द्वारा जो 25 जनवरी 95वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 तक के लिए 2020 तक के लिए आरक्षण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। किसको बढ़ा दिया गया? आरक्षण की समय सीमा को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण की जो व्यवस्था थी, इस आरक्षण को 95वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे 65वें संविधान संशोधन के द्वारा यही कमजोर वर्गों का कल्याण के अंतर्गत इसी बिंदु में 65वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा जो 65वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा एक 7 सदस्यीय आयोग बनाया गया है। एक क्या बनाया गया है? 7 सदस्यीय आयोग। और इस आयोग का नाम क्या है? 7 सदस्यीय आयोग का जो नाम है वो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। ये इस आयोग की स्थापना की गई है कि यदि इनका कहीं पे शोषण होता है अनुसूचित जाति या जनजाति का, तो उनके विकास के लिए अवसर उपलब्ध करवाएगा, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, जिससे उनको शोषण की प्रक्रिया से दूर रखा जाए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इसके लिए 7 सदस्यीय आयोग बनाया गया है 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए। फिर इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। तो यही कमजोर वर्गों के अंदर है, हम महिलाओं को भी हमारे संविधान के अंदर एक विशेष जगह दी गई है, जिसके अंतर्गत जो महिला सशक्तिकरण के जो प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं को मजबूत करने के लिए, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन है, 73वां है पंचायती राज से और 74वां है शहरी निकायों से, इनके अंदर भी जो भागीदारी है महिलाओं की वो 1/3 सुनिश्चित की गई है। कितनी? 1/3 जो स्थान इनके लिए सुनिश्चित किए गए हैं। किनके लिए? महिलाओं के लिए। ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों के परिणाम स्वरूप ही सफल हो पाए हैं। चाहे 73वां 74वां समझ लो, चाहे 7 सदस्यीय जो आयोग है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, साथ में 95वें संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की समय सीमा 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई। ये सब कुछ संभव नीति निर्देशक तत्वों के परिणाम स्वरूप ही हो पाया है।
और अगली इसी कड़ी के अंदर जो उदाहरण के तौर पे नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में जो हमारा 5वां बिंदु निकल करके आता है, इसके उदाहरण के तौर पे वो है हमारा कि जो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, तो नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सामाजिक उत्थान के भी प्रयास किए गए, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चाहे उनको पेंशन मिलने संबंधित कार्य है, चाहे उनके जो स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे उनके लिए या अन्य जो वर्ग है समाज के उत्थान के लिए, जैसे नरेगा, मनरेगा, जैसे महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 है, इसके अंतर्गत समाज की स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयास किए गए नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत देखिए वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन राज्य के द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ में स्वास्थ्य जो बीमा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, साथ ही साथ में महात्मा गांधी मनरेगा, जिसको हम साधारण कह सकते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी जो मनरेगा योजना है, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके द्वारा भी, इस योजना के द्वारा भी जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार मिल सके, जिससे समाज की स्थिति सुदृढ़ हो सके, ये सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं या नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है। अगला आता है बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, इनके बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण में भी नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। किस प्रकार से योगदान रहा है कि ये आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसके लिए, आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े उद्योगों का, बड़े बड़े कल कारखानों का, जैसे राष्ट्रीय बैंकों का सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रीयकरण किया है, जिससे सबका उत्थान हो सके, संपूर्ण जो नागरिक है उनका विकास हो सके। इसके लिए क्या किया है कि प्रमुख बैंकों का, उद्योगों का, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी नीति निर्देशक तत्वों के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में जोड़े गए नीति निर्देशक, उन्हीं के परिणाम स्वरूप बड़े उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण करने में नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर इससे अगला बिंदु आता है न्यायिक व्यवस्था में सुधार भी संभव हो पाया है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, तो देखिए सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के लिए लोक अदालतों व त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा। इसी के साथ में अगला बिंदु आता है हमारा
जो वो है अनिवार्य व निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये भी उपबंध या व्यवस्था की गई है हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो सरकारें हैं उनके द्वारा, राज्य की जो सरकारें उनको निर्देशित किया गया है इन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा कि जिसके अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उन बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। यह व्यवस्था करेगी सरकार और यह व्यवस्था किसके द्वारा संपन्न हो पाई है? 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकारों के द्वारा की जाएगी। और अंतिम जो हमारा बिंदु आता है हमारे सामने निकल करके नीति निर्देशक तत्वों क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण में, वो है 9वां बिंदु, समान जो कार्य हेतु समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन। तो समान कार्य हेतु समान वेतन, तो इसका हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जैसे त्वरित न्याय वाला है, समान कार्य हेतु समान वेतन है, व्यक्तियों को जीविकोपार्जन से संबंधित जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा? राज्य की सरकारें करेंगी। और यह हमारे संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वो भी अनुच्छेद कौन से के अंदर व्यवस्था की गई है? 39 के अंदर, कि समान कार्य है तो समान वेतन, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, यदि दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं तो दोनों को बराबर वेतन मिलेगा। ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा इस व्यवस्था को बढ़ाया गया है। तो समान कार्य हेतु समान वेतन, तो इसके अंतर्गत इसके अंदर राज्य सरकारें वर्ग, जाति, लिंग, भेद आदि के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगी। इसी के साथ में हमारे जो नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ जो महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने निकल करके आए हैं, चाहे दोबारा एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं, भूमि सुधार है, चाहे पंचायती राज और स्थानीय शासन से संबंधित जो व्यवस्थाएं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, कमजोर जो वर्ग है उनके कल्याण या उनके विकास से संबंधित है, और चाहे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और चाहे न्यायिक व्यवस्था में सुधार से संबंधित है, और चाहे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से संबंधित चाहे कोई मुद्दा है, और चाहे समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था, ये संपूर्ण इन व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने में नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब हम कल चर्चा करेंगे मूल अधिकार एवं जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके मध्य क्या अंतर है, मूल अधिकार में और नीति निर्देशक तत्वों में क्या तुलनात्मक विवेचन है, साथ ही साथ में मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं या पूरक हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।